मास्टर क्लास का सबसे पहला टेस्ट हुआ था, वो मेरे को रिवीजन करना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन गलत हुआ था और जितना अनअटेम्प्ट क्वेश्चन था, और एक नज़र देखना है पूरे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें 13 गलत हैं, और तो 13 गलत में पहले इनकरेक्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 जो गलत हुआ मेरा, इसमें क्या गलत हुआ? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन बैक्टीरिया इज कैटेलाइज्ड बाय। तो इसमें तो फिर राइबोजाइम ही आएगा। मतलब कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। मैं गलती से नहीं, इसीलिए मिस्टेक बोलना चाहिए, लाइगेज लगा दी हूँ। ठीक है, तो दोबारा ये गलती नहीं करूँगी मैं। राइबोजाइम ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन गलत हुआ मेरा ये। अब देखते हैं, बीटा थैलेसीमिया वाला भी एनसीईआरटी में न्यू ऐड है। ठीक है, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, एक तो अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। तो अल्फ़ा वाले में HbA1 HbA2 HB है ना, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है शायद वो। और ये वाला जो रहता है क्रोमोसोम नंबर कितना, 11, क्रोमोसोम नंबर 11 मतलब पहला वाला है ना। तो ये भी गलत हुआ मेरा से, मतलब कि मेरा थैलेसीमिया वाला गलत हुआ। उसको पूरा जो न्यू ऐड हुआ है उसको पूरा पढ़ना है अच्छे से। गलती कर दी यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर मैं क्या लगाई थी? सेकंड लगाई थी, है ना, मतलब कंफ्यूज होकर वही लगाई थी मैं। अब देखते हैं, ये क्या है? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन होता है ना। तो यही लिखा हुआ था, लेकिन एम्पुला मतलब मेन तो एम्पुला है, तो ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के साथ एम्पुला तो होना चाहिए। मैं पता नहीं मेरा दिमाग क्या चला था, या दोबारा गलती ये नहीं होना चाहिए। अब तो 28 में क्या गलत, मतलब 28 नंबर का क्वेश्चन एक गलत हुआ। स्पेशिएशन ऑफ डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड इज अ प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये तो एडेप्टिव रेडिएशन होना है। अरे एडेप्टिव रेडिएशन होता है, ये तो पता था। देखो साल्टेशन वाला जो है ना, साल्टेशन में लगाई हूँ, पता नहीं क्या सोच के लगाई हूँ। साल्टेशन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो साल्टेशन में होता है शायद सिंगल स्टेप लार्ज, मतलब सिंगल स्टेप में कुछ तो दिया हुआ है यार, मेरे को अच्छे से मतलब उसका लाइन याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, मतलब वहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं मतलब जल्दी के चक्कर में हो गया होगा, मतलब हो गया होगा क्या, मैं मतलब गलत की हूँ इस क्वेश्चन को। मतलब ये मेरा गलत होता है वहाँ वाला इवोल्यूशन का उस वाला पॉइंट। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इंसिस्टेशन, ये भी न्यू ऐड है, इसको भी गलत की हूँ मैं। इंसिस्टेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फॉलोड बाय मल्टीपल फिजन एंड स्पोरुलेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न इज सीन इन। तो इसका आंसर है अमीबा। ठीक है, मैं क्या लगाई थी? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का तो कुछ भी नया दिया नहीं है मेरे ख्याल से, अमीबा का दिया है ना। और इंसिस्टेशन में एक और कुछ होता है, तो वो न्यू ऐड हुआ है, ये गलत हुआ मेरे से। एक बार सर का ये पढ़ लेते हैं। कंडीशन में अमीबा विड्रॉ करती है अपनी सूडोपोडिया और सिक्रीट करती है 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट अपने चारों तरफ। इस फिनोमिना को एनसिस्टेशन कहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो एनसिस्टेड अमीबा जो है वो डिवाइड करती है मल्टीपल फिशन से और बहुत सारे माइन्यूट अमीबे या सूडो पोडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। सिस्ट वॉल बर्स्ट करती है, स्पोर्स लिबरेट होते हैं सराउंडिंग में और ग्रो करते हैं अमीबा के अंदर। इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पोरुलेशन। दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अनफेवरेबल कंडीशन में पहले वाले लाइन पे लिखा हुआ इंसिस्टेशन बोलते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोरुलेशन बोलते हैं, सर बताया। ठीक है, तो
एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब आते हैं और कौन सा 13 टोटल गलत हुआ था ना। अब ये गलत हुआ है। सीलोकैंथ कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन। मैं क्या लगाई थी, रेप्टाइल्स। इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 एम्फीबियंस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो सीलोकैंथ की 2 एक्सटेंट स्पीसीज हैं और जीनस लैटिमेरिया में इंक्लूडेड है। और सीलोकैंथ को आप ये कहेंगे कि ओल्डेस्ट नोन लिविंग लीनिएज है सार्कोप्टेराइजी का। और ये जो सार्कोप्टेराइजी मैं जो कह रहा हूँ, ये लोब फिन्ड फिशेस और टेट्रापोड्स इसमें आते हैं। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस क्लेड में जो सबसे पहले एम्फीबियंस इवॉल्व हुए वो सीलोकैंथ से हुए, फिर एम्फीबियन से आगे आप जानते हैं टेट्रापोड्स की लीनिएज इवॉल्व हुई। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर सीलोकैंथ्स। ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो इवोल्यूशन में जो वो लीनिएज दिया हुआ है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमन वाला भी, बर्ड्स का, फिर ये सभी पूछता है। हाँ, सबका देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि क्वेश्चन पूछा है वहाँ से। सीलोकैंथ का पूछा है। सीलोकैंथ कॉल्ड लोब फिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, याद रखना है, ठीक है। वैसे तो मैं देख सकती हूँ एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको मतलब ये वाला जगह गलत होता है मेरा। अब उसके बाद है द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन। मतलब मोर वैल्यू एक्वायर कर रहे हैं अदर देन मीन वैल्यू, मतलब कि वो तो डिस्ट्रप्टिव नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों डिस्ट्रप्टिव आता है। इस देखो मैंने आंसर भी डिस्ट्रप्टिव लगाया है। फिर से क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को मैं बार बार गलत करती हूँ। द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मेरे को ऐसा लगता है कि बीच में ऐसा जो, मतलब कि जैसे ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो ऐसा वाला। और उससे मेरे को लगता है कि अदर बोल दिया, अदर देन मीन के वैल्यू, तो उसको तो डिस्ट्रप्टिव मेरे को लगता है, डिस्ट्रप्टिव के लिए। लेकिन वो अलग से देता, बोलता कि अदर देन, मतलब कि देखो यार, स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, डायरेक्शनल में क्या होता है, और डिसरप्टिव जहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जहाँ पे दिया हुआ है, हार्डी विनबर्ग का थ्योरी जहाँ पे दिया हुआ है, उसी के जस्ट नीचे में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा गलत होता है। अब इसको देख लेते हैं। ऑप्शन 2 डायरेक्शनल इज द करेक्ट आंसर। दिस इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में डायरेक्शनल सिलेक्शन पॉजिटिव सिलेक्शन को भी कहते हैं। और कोई एक एक्सट्रीम फिनोटाइप फेवर होता है, नेचर द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, उसका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो एलील फ्रीक्वेंसी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस फिनोटाइप को नेचर ने सेलेक्ट किया है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। मतलब कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ये है ना, तो डायरेक्शनल, इसलिए आंसर जाएगा, ठीक है। तीनों दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन दिया हुआ है और तीनों का डिस्क्राइब भी किया हुआ है। अब देखते हैं, एक तो गलत है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज़ अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक। देखो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया, एक तो दोनों दिया है, ए और बी दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, है ना, तो इसका आंसर ये है इन्वर्टेड एल और एक क्लोवर। देखो एक 2D में होता है, एक 3D में होता है। जो डायग्राम बना हुआ है वो, मतलब कि जो एनसीईआरटी में, वो क्या है, वो 2D है ना। और जो और देख लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो बहुत आसान है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर एंड इन्वर्टेड एल। तो देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखा है। क्लोवर लीफ मॉडल जो है दैट इज बेसिकली इज अ वेरी वेरी फेमस मॉडल, बट इट टेल्स यू द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ tRNA मॉलिक्यूल। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इट एक्चुअली लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड एल। एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछेगा तो इन्वर्टेड एल लगाना है।
है ना, और एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। हम देखते हैं द हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा एंड यूज्ड इन प्रेगनेंसी टू डेवलप फीटल मेटाबॉलिज्म एंड जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, ये तो थायरोक्सिन होना चाहिए। नहीं है लेकिन मतलब ये सब पढ़ के एनसीईआरटी का याद आ रहा है, और उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि थायरोक्सिन में ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब ऐसा लिखा हुआ है यही ग्रोथ फीटल के ग्रोथ के लिए, और प्रेगनेंसी वाला दिया है, तो मेरे को यही लगा कि थायरोक्सिन होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर है HPL, प्लेसेंटल। देखते हैं। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपने वो हार्मोन बताना है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। सो आप देखेंगे इसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। यार प्लेसेंटा बोला था, मेरा दिमाग कहाँ गया, देखो मेरा दिमाग गया कि 11th का एनसीईआरटी। हद है, ऐसी सिली मिस्टेक होता है। लेकिन हमें उस हार्मोन की बात करनी है जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। सो इसका नाम HPL है। इसे ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन भी कहते हैं, और ये इसे प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर ग्रोथ हार्मोन के जैसा है। ये मॉडिफाई करता है मदर की मेटाबॉलिक स्टेट को प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि फीटस को ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो सके। और एक बात और याद रखना, इसकी एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टीज है। देखो HCG, ठीक है, लास्ट में जो सर बताए वो नहीं आएगा मेरे को लगता है हमारे नीट में, क्यों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सर बताए तो ठीक है। फोर्थ वाला जो HCG है ना, देखो इसमें क्या प्लेसेंटा बोला, इसलिए 38% लोग 37 और 38, देखो इसमें कंफ्यूज हो गया कि HCG भी होता है और HPL भी होता है। HCG बहुत बार पढ़े हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक, तो फिर इसलिए सब लोग फोर्थ ही लगा दिए। लेकिन इसमें और भी चीज़ बोला है, इसमें बोला है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो करना चाहिए, तो HPL मतलब इस टाइप का रोल प्ले करता है, तो इसलिए इसका आंसर HPL होगा। अब है द मोस्ट एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग अ टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी, मोस्ट एक्यूरेट सीक्वेंस पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या लगाई हूँ, थर्ड मतलब FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर LH, फिर प्रोजेस्ट्रॉन, है ना, ये लगाई हूँ मैं। क्यों लगाई हूँ मैं, अब लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंस है पहला और तीसरा में। FSH, फिर मेरे को लगा यार FSH मतलब फॉलिकुलर डेवलप कराएगा, फिर ओव्यूलेशन कराने के लिए LH लगेगा, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, है ना, मतलब कि लेकिन एस्ट्रोजन तो फॉलिक्यूल जो बनते रहते हैं उसी में सिक्रीट होता है, तो एस्ट्रोजन पहले होना चाहिए, है ना, इसलिए थर्ड आंसर नहीं है, थर्ड आंसर नहीं है, फर्स्ट है। अच्छा, मतलब थर्ड मैं लगाई हूँ, एस्ट्रोजन में मैं ये सोच के लगाई कि एस्ट्रोजन पहले इसलिए होना चाहिए क्योंकि फॉलिक्यूल में डेवलप होता है मतलब। लेकिन जो डायग्राम बना हुआ है ना एनसीईआरटी में 12th क्लास के, उसमें ना FSH है ना, हाँ FSH है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं LH है, क्योंकि FSH LH ये कहाँ से, ये मतलब कि वहाँ से नहीं, पिट्यूटरी हार्मोन है, और जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवेरियन हार्मोन है। तो FSH फिर LH फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो पता है लास्ट में ही, मतलब जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तब रिलीज होगा। लेकिन मैं गलती कहाँ की यहाँ पे, अब देखते हैं सर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अपनी एनसीईआरटी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ग्राफ बनाया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। पहले अपीयर होने वाला FSH, एक दो दिन बाद LH, उसके बाद ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, एंट्रल फ्लूइड में होता है। ईस्ट्रोजन अपनी पीक पर पहुंचता है, उसके बाद एक पॉजिटिव फीडबैक होता है LH के साथ में। FSH भी इस टाइम इंक्रीज होता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, एंड जस्ट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन लास्ट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना शुरू होता है। सो द करेक्ट sequence from the beginning would be FSH, LH, then estrogen and then progesterone. सर भी वो डायग्राम से ही मतलब बताए हैं, ये क्वेश्चन बनाए हैं मतलब कि, तो इसलिए इसको याद रखना है। 42% लोग गलती किए थे मेरे साथ साथ। अब देखते हैं आगे, जर्म पोर इन पॉलन इन एंजियोस्पर्म, जर्म पोर, ठीक है,
मैं लगाई हूँ सेकेंड इज़ अ पार्ट ऑफ पोलन इन टाइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। जर्मपोर एग्जाइन नहीं होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होना चाहिए है ना। फोर्थ कह दिया इज़ अ पार्ट ऑफ पोलन एग्जाइन वेयर स्पोरो इज़ अ पार्ट ऑफ पोलन एग्जाइन, मतलब एग्जाइन का पार्ट होना चाहिए जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है। और मैं क्या सोच के लगाई सेकेंड, मैं सोच के लगाई कि जो जर्मपोर होता है मतलब कि पोलन ट्यूब जब बनता है ना तो शायद इंटाइन का जो लेयर होता है ना वहाँ से होके पोलन ट्यूब बनता है शायद, है ना। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि इंटाइन से जर्मपोर मतलब जर्मपोर वो होना चाहिए जहाँ पे इंटाइन पे, लेकिन इंटाइन पे कैसे हो सकता है यार, इतना दिमाग में लगा नहीं सकती। एग्जाइन का पार्ट होना चाहिए ना जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है, उसी को जर्मपोर बोलते हैं। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई, मैं बता रही हूँ, लेकिन एग्जाइन का याद रखूँगी, अब गलती नहीं करूँगी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन है उसमें बाहर की लेयर एक्साइन, ये जर्मपोर वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है और इस फिर जगह से बाहर निकलती है इंटाइन इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब और पोलन ट्यूब। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द पोलन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। Seed formation is a more dependable reproductive strategy in angiosperm because ये क्वेश्चन मेरे अभी एक टेस्ट दिया था, कल ही तो दिया था, न्यू पैटर्न वाला टेस्ट, न्यू पैटर्न फर्स्ट न्यू पैटर्न का टेस्ट, वो उसमें आया था ये, है ना। तो क्यों बोल रहा है, क्यों इनके लिए मतलब कि डिपेंडेबल फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन इज़ अ मोर डिपेंडेबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इन एंजियोस्पर्म बिकॉज वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसीलिए, तो है ना। अब देखो सर क्या बताते हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये देखो 21% लोग को देखना सेकेंड और फोर्थ में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सीड है बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी इसलिए, और लगेगा न्यू कॉम्बिनेशन है इसलिए, नहीं भाई याद करो ना। एम्फीबियन क्यों, मतलब कि एम्फीबियन को मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब सीड बना रहा है रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है तो फिर पानी से रिलेटेड होना चाहिए, इतना तो समझ आता है, इतना पढ़े हैं तो, है ना। अब देखते हैं सर क्या बताते हैं। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में इसको जरूर पढ़िए और देखिए कि क्या-क्या अलग-अलग कंडीशंस दी हुई हैं और किसका क्या मतलब है। सो अगर लाइफ को लैंड पर सक्सेसफुल होना है तो रिप्रोडक्शन को वाटर से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंस ऑन वाटर लाइफ को सक्सेसफुल नहीं होने देगी लैंड पर जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंश्योर्ड नहीं है। सो सीड फॉर्मेशन की बात हो रही है, देखिए सीड फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, सीड में रिजर्व है, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, इस बात ही नहीं हो रही है, केवल सीड फॉर्मेशन की बात हो रही है। वो ज्यादा डिपेंडेबल है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया एनके सर। अब आगे मैं क्या गलत की हूँ, यूटीआर इन एमआरएनए अनट्रांसलेटेड रीजन जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या गलत की, उसमें पूछा है अनट्रांसलेटेड रीजन इन एमआरएनए क्या होगा, है ना। तो यार दोनों एंड पे होता है, इतना तो मेरे को अभी पता है फिलहाल में। तो आर प्रेजेंट एट बोथ 5 and 3 एंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ, लेकिन मैं लगाई हूँ सेकेंड, इसका मतलब मैं क्या लगाई हूँ, आर प्रेजेंट एट द बोथ 5 and ओनली यूकैरियोटिक मैं लगाई हूँ, ठीक है। लेकिन ना मैं बता रही हूँ ये ओनली यूकैरियोटिक नहीं होगा, ये मतलब दोनों में होगा। लेकिन ना जो यूकैरियोटिक में जो 5 मिथाइल गुआनिन है ना, और टेल में क्या बनता है, पॉली ए टेल, है ना। पॉली ए टेल जो बनता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं बनता है, और प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे जगह से ट्रांसक्रिप्शन ही तो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो और हमारे में मतलब यूकैरियोटिक में एक सिंगल होता है, सिंगल मतलब एक ही पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट हो सकता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसलिए हमारे वाले उसको क्या बोलते हैं मोनो, कुछ भी बोलते हैं, मेरे को याद अभी दिमाग में आ नहीं रहा है मेरे, ठीक है। तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गलती हो 33% मेरे साथ सब 33% लोग यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करूँ, सर से देख लेते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपके एनसीईआरटी में केवल प्रोकैरियोट्स के बारे में लिखा हुआ है, पर ये यूकैरियोट्स में भी हो सकता है, इसको ऐड कीजिए अपनी नॉलेज के अंदर। तो देखिए जब एमआरएनए बनता है तो उसमें स्ट्रक्चरल जीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट होता है उसके शुरू में एक इनिशिएटर कोडोन होगा एयूजी और कोई एक टर्मिनेशन कोडोन होगा, जो तीनों में से एक, और ये वो पार्ट है जो ट्रांसलेट होता है। तो एयूजी से पहले 5 प्राइम यूटीआर होंगे अनट्रांसलेटेड रीजन, और टर्मिनेशन कोडोन के बाद में जो है वो 3 प्राइम यूटीआर होंगे, दोनों में आपको ये देखने को मिलते हैं।
ओके, मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ प्रोकैरियोटिक दिया हुआ है, लेकिन हमको ऐड करना है, सिर्फ यूकैरियोटिक दिया है, लेकिन हमको ये ऐड करना है प्रोकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, सर बताए हैं तो याद कर लेते हैं। अब ये मेरा हुआ गलत, सब देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं, क्या देखते हैं। बुक मार्क क्वेश्चन किया हुआ है क्या मेरा? देखिए, ऑल आंसर्स देखते हैं। 13 गलत देख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देख लिए थे ना। अब देखते हैं क्या क्या। Suppression of sperm motility and their fertilizing capacity is a specific mechanism. सप्रेस भी कर रहे हैं। Sperm motility and their fertilizing capacity is the specific mechanism. इसका आंसर है दूसरा, मल्टीलोड 375। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है और मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। मतलब ये वाला जो पेज है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बार बार। ठीक है, तो सप्रेशन बोल रहे हैं और सप्रेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो मल्टीलोड 375 जो है वो कॉपर रिलीजिंग है। ठीक है, एक हार्मोन रिलीजिंग दिया है वहाँ पे और एक नॉन मेडिकेटेड दिया है, जो लिपस लूप दिया है पहला वाला ऑप्शन वो नॉन मेडिकेटेड है, फिर कॉपर रिलीजिंग है, फिर जो 3 और 4 है वो हार्मोनल आईओडीज है। ठीक है, तो इसमें जो सप्रेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो है वो मल्टीलोड 375 के लिए है। ठीक है, 78% लोग सही जा रहे हैं। मैं इसमें कैसे गलत कर रही हूँ, मतलब मैं इसमें बना ही नहीं। 6वां के बाद 8वां, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन दैट हैज़ 2 एलील बी एंड बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, स्टार सिंथेसिस वाला दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है हेट्रोजाइगोट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। हेट्रोजाइगोट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मतलब कि पी सीड है, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड, वन जीन के पास 2 एलील है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है। अब हेट्रोजाइगोट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, मैं कैसे बता सकती हूँ? इंटरमीडिएट साइज सीड विथ राउंड शेप, यार मेरे को नहीं पता है। Option 3 is the correct answer, intermediate size seeds with round shape. तो ये जो स्टार्च सिंथेसिस की जो जीन है, इट में हैव मोर देन वन इफेक्ट। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, अगर आप शेप की बात करेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट करती है कैपिटल बी ओवर स्मॉल बी, और अगर आप साइज की बात करते हैं देन तो इनके बीच में रिलेशनशिप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और अ प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, इट इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन द alleles of the same gene. एक बार और देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजिंग या फिर मतलब समझ में नहीं आने वाला पॉइंट है ये। Option 3 is the correct answer, intermediate size seeds with round shape. तो ये जो स्टार्च सिंथेसिस की जो जीन है, इट में हैव मोर देन वन इफेक्ट। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी, अगर आप शेप की बात करेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट करती है कैपिटल बी ओवर स्मॉल बी, और अगर आप साइज की बात करते हैं देन तो इनके बीच में रिलेशनशिप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन और अ प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, इट इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप बिटवीन the alleles of the same gene. मेरे को अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको देखूंगी बाद में।
मगर ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और स्टार सिंथेसिस का एग्जांपल भी दिया वो देखूँगी मैं। इसके बाद 8वां के बाद 36 है ना, इसमें क्या है 36 में इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन अकर ये तो मतलब एट मोरल स्टेज। यार ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है मेरे को ऐसा लगता है। मतलब ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सोच सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 4th 5th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये कैसे याद होगा यार, याद देख लेते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर होती है 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस टाइम पे ल्यूटियल फेज चल रही है और जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वहां पर बहुत ज्यादा सिक्रीटरी उसका नेचर है। इट इज वेरी मच रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन। एक बात और याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन एस्टैब्लिशेस प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है इस इवेंट से। ठीक है, 7 से 8 दिन बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन याद कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मोरूला तो होगा नहीं, इतना पता है, ब्लास्टोसिस्ट होगा और 7 से 8 दिन बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। 36 के बाद 50। द साइज ऑफ VNTR यूजिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग वेरीज फ्रॉम, यार ये तो मेरे को याद नहीं था, 0.1 to 20 KB। अभी भी मेरे को तो उतना याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये दिया है शायद एनसीईआरटी में, देखते हैं। ऑप्शन 1 0.1 to 20 किलो बेसिस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। वीएनटीआर का मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो क्रोमोसोम का वो रीजन जहां पर कुछ शॉर्ट सीक्वेंस डीएनए की टेंडम रिपीट हो रही है। टेंडम का मतलब एंड टू एंड रिपीट हो रही है और काफी ज्यादा पॉलीमॉर्फिक है। तो नंबर ऑफ रिपीट्स विल बी वेरिएबल अमंग, बल्कि हाइपर वेरिएबल अमंग इंडिविजुअल्स। इन वीएनटीआर्स को आप माइक्रो सैटेलाइट भी कह सकते हैं और कॉमनली इनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि इन ह्यूमन बींग्स में इनमें बहुत एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी देखी जाती है और ये इनहेरिट होती हैं सिमिलर टू द अदर एलील्स। और आप जानते हैं इसका एब्रीविएशन इज वीएनटीआर। ठीक है, इसको याद रखना है। और जो सर जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं इसके बारे में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आगे मतलब उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो कॉन्सेप्ट वाइज भी इम्पोर्टेंट है। अब 50 हो गया था, 55 क्या है ये, द mRNA कोडॉन UGG इज अ कोडॉन फॉर एमिनो एसिड। अभी भी टेस्ट में मेरे एक क्वेश्चन आया था कोडॉन से डायरेक्ट। देखो याद नहीं हो सकता, इतना सारा दिया है, याद नहीं हो सकता। ठीक है, ये UG वगैरह तो याद है, वो याद है। फिनाइलएनाइड UUU ये तो सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर सकते हैं जितना पता है। ठीक है, और वैलिन और ग्लूट, अरे यार ये तो मतलब एलिमिनेशन था, मेरे पास इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पे। एलिमिनेशन था यार, इतना तो पता है ना। फिनाइल UUU पता है, वैलिन पता है, वैलिन। देखो हम लोग जो सिकल सेल एनीमिया पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है ना। उल्टा तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं, वैलिन की जगह ग्लूटामिक, ऐसा नहीं होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आता है। ठीक है, 6th पोजीशन पे। तो उसमें भी पता है क्या क्या सीक्वेंस होता है यार, GUG GAG। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है अब यार, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मेरे को इतना याद आ रहा है कि GG और GCG के बीच में कुछ होता है, मतलब एक सिंगल बेस। अब मतलब DNA में होता है कि RNA में होता है, वो भी देख लेना। DNA का पूछ रहा है कि, लेकिन यहाँ पे RNA का ही पूछ रहा है। ठीक है, mRNA, देखो mRNA का कोडान। ठीक है, mRNA कोडान मतलब mRNA। ठीक है, एनसीईआरटी में वो डायग्राम दिया हुआ है सिकल सेल वाला, वहाँ पर भी तो दिया है कोडॉन। ये इन दोनों का तो पता होना चाहिए, तो एलिमिनेशन से फर्स्ट ऑप्शन आ ही जाएगा। अब 55 के बाद 56 ही है, ये क्यों नहीं बना। द इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 pea प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड heterozygous at both loci, the yellow and green color will segregate in the ratio yellow and green, yellow and green, yellow and green। अच्छा यार, ये तुम डाई हाइब्रिड को जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, वो ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब ये देखो दो मोनो हाइब्रिड का स्क्वायर कर देंगे तभी तो वो डाई हाइब्रिड बनता है, और इसमें पूछ रहे येलो और ग्रीन।
हाँ, तो इसीलिए ऐसे होगा, देखते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है, दो पी प्लांट्स में राउंड और येलो सीड्स है, दोनों लोकस पे हेट्रोजाइगस है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिए, केवल एक ही कैरेक्टर के दो यूनिट फैक्टर्स की बात हो रही है। येलो और ग्रीन कलर किस तरह से सेग्रीगेट होगा? द आंसर इज 3:1। इसी तरह से शेप भी 3:1 में होगी। राउंड और रिंकल्ड भी किस किस इंडिविजुअली किस रेशो में सेग्रीगेट होंगे? 3:1। एंड दैट इज वाई, क्योंकि दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, बाद में दोनों का अपना अपना सेग्रीगेशन 3:1 रेशो में होगा। दैट इज वाई यू गेट द रेशो ऑफ 9:3:3:1, the phenotypic ratio of F2 generation in dihybrid cross. But here please try to remember, this is asking only about a single character and each character will segregate individually in 3:1 ratio. ठीक है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर पूछा है, मतलब डाई हाइब्रिड में तो दो कैरेक्टर लेते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर लेते हैं, लेकिन इसमें पूछा एक कैरेक्टर, मतलब मोनो हाइब्रिड टाइप का पूछ रहा है, तो 3:1 आएगा। अब ये कितना था? 56 के बाद 60 क्या है? अ ट्रेड डिस्प्लेस continuous phenotypic variation and is spread across a gradient. Usually the inheritance of this trait can be described as continuous phenotypic variation and spread across gradient. क्वेश्चन तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। थर्ड है इसका आंसर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है? पॉलीजेनिक तो पता है मेरे को। अ ट्रेट डिस्प्ले कंटिन्यूस फिनोटिपिक वेरिएशन एंड इज स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। इतना यूजुअली द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेड, इतना इतना खतरनाक भाषा बताया है, मतलब लैंग्वेज में पूछा है ना। ऑप्शन 3 पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज द करेक्ट आंसर। देखिए कंटिन्यूअस ग्रेडेशन है, पूरा ग्रेडियंट के अक्रॉस स्प्रेड है। दो अलग अलग, केवल दो वैरायटीज नहीं है, टॉल और ड्वार्फ की तरह हर तरह की हाइट बीच में मिल रही है। ह्यूमन हाइट इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ह्यूमन स्किन कलर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एडिटिव इफेक्ट याद रखिए, जीन्स और अलील्स शो करती हैं। देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप प्लॉट करेंगे तो बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यार कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कंटिन्यूअस फिनोटिपिक वेरिएशन। मतलब अरे सर जो बताया ना कि जैसे स्किन कलर, जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन में क्या होता है, हर तरह की स्किन कलर, मतलब हर तरह की स्किन कलर पॉसिबल है ना। तो कंटिन्यूअस ग्रेडिएशन मतलब हमको पता है कि पॉलीजेनिक का आंसर क्या होता है, मतलब पॉलीजेनिक एग्जाम्पल क्या है? स्किन कलर है ना। देखो 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 क्या दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब याद रखा जा सकता है, मतलब उसको मतलब देखो जनरली ऐसे याद रखो, मान लो पॉलीजेनिक याद कर लिए स्किन कलर, और इसको इस तरीके से याद कर लिए कि कोई क्वेश्चन मतलब का कॉन्सेप्ट हमको पता है, तो परमानेंटली याद हो जाएगा यार, है ना। अब नहीं भूलूँगी इसको तो मैं। अब 60 के बाद 61 है, फिर 70 है। इसमें क्या है? इन ट्रांसलेशन द एंजाइम एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो 2020 का क्वेश्चन है लग रहा है मेरे को, है ना। सेकेंड अटैच अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अरे ये तो 2020 का, मतलब 2020 में ये पूछा था कि क्या पूछा था कि फर्स्टली किससे बाइंड होता है, ये पूछा था शायद, है ना। ऐसे ही कुछ पूछा था, देखते हैं इसका। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, अटैचेस अमीनो एसिड्स टू टीआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट फेज है ट्रांसलेशन का, उसमें ये प्रोसेस होता है, इसे आप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं, और इसको कैटालाइज करता है एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इसमें अमीनो एसिड्स को पहले एक्टिवेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और फिर उनको लिंक किया जाता है उनके कॉग्नेट टीआरएनए के
3 प्राइम एंड पर। ये जो 3 प्राइम एंड है ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, और इस तरह के जब इस तरह के चार्ज्ड और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को पास लाया जाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवर्ड होती है। सर जो भी पॉइंट बताए हैं वो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो भी ये जो पूरा टॉपिक है उसका जो एक एक लाइन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब पिछले साल भी ऐसे ही पूछा था, ठीक है, मतलब 2020 में। अब देखते हैं इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन। The fetus body is covered with a fine hair, eyelid separate and eyelashes। ये तो उसके बाद होता है यार सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे को लग रहा है। एक मिनट, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 6 मंथ का मतलब 6 चौको 24 है ना, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, 24 वीक, मतलब कि 6 मंथ, 3 मंथ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 6 मंथ में सेकेंड ट्राइमेस्टर। देखो सब कुछ रिवाइज हो गया ना। हाँ ये देखो सब हर तरह का क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का 3 मंथ, तो 3 चौको 12 वीक कैसे करके पूछ लेगा, ठीक है। और 3 मंथ में थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या बनता है वो पूछ लेगा। क्या बनता है यार मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला तो ये हो गया है ना, आईलिड वगैरह। और एक 5th मंथ में पूछता है, तो 5th मंथ में हेयर फर्स्ट मंथ में तो हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में लिम्ब बनता है, 3rd मंथ में मेजर ऑर्गन बनता है, 4th मंथ का कुछ दिया नहीं, 5th मंथ में हेयर ऑन हेड और फर्स्ट मूवमेंट है ना, फर्स्ट मूवमेंट लिखा हुआ है। और 6th मंथ में ये सब कुछ रिवाइज हो गया, मैं भूलूंगी नहीं इसको। बिल्कुल डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी 24 वीक्स लिखा है आपकी एनसीईआरटी में। इस पैराग्राफ को अभी खोलिए और 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ टाइमलाइन लिखिए, एक तरफ जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको लिखिए, और याद कीजिए कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में, और बड़े आसान 4 नंबर होंगे। सर ने भी यही बताया। अब 77 देखते हैं। When a plant grows from an embryo, the embryonic organ that persists for the entire life of the plant is। When a plant grows from an embryo, the embryonic organ that persists। देखो ये मेरे को पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था क्या परसिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना किया। ऑप्शन 2 हाइपोकोटाइल इज द करेक्ट आंसर। सो अब एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। हाइपोकोटाइल इज द रीजन दैट कनेक्ट्स द शूट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द रेडिकल। तो शूट ऑफ द एम्ब्रियो जिसमें कॉटिलिडन्स और यंग शूट अपेक्स होता है, और रेडिकल जिसमें यंग रूट अपेक्स होता है, कनेक्ट करने वाले इस रीजन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये जो कनेक्टिंग रीजन है ये परसिस्ट करना चाहिए पूरी लाइफ में प्लांट के। हालांकि इसमें बहुत चेंजेस आएंगे, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ में चेंजेस आते हैं। जो कॉटिलिडन्स हैं और सस्पेंसर्स हैं, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स हैं जो कि फंक्शन करते हैं केवल शॉर्ट पीरियड के लिए, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। जो सीड कोट है अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो वो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन नहीं है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स दैट सराउंड द ओव्यूल एंड आर पार्ट ऑफ द ओवरी। इसका मतलब ये हुआ कि दे कम फ्रॉम मैटरनल टिश्यू। ये वाला पॉइंट मेरा बहुत वीक है, ठीक है, मतलब ये हाइपोकोटाइल और ये सब वाला। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एनसीईआरटी में जितना दिया है और डायग्राम वगैरह दिया है उसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसका आंसर होगा व्हेन अ प्लांट ग्रोथ फ्रॉम अ एम्ब्रियो, द एम्ब्रियोनिक ऑर्गन दैट परसिस्ट फॉर एंटायर लाइफ। मतलब हाइपोकोटाइल जो है परसिस्ट करेगा, शूट और रूट दोनों के मतलब बीज में जो भी होता है, तो वही पूछे तो हाइपोकोटाइल इसका आंसर ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब तो हो गया ना। अब ये मैंने क्या बुक मार्क जो किया है उस कैसा क्वेश्चन था, 27 नहीं देखा था क्या, 27 बुक मार्क क्यों है ये, तो करेक्ट क्वेश्चन था ये। बुक मार्क क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, तो बुक मार्क दिख नहीं रहा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। द थिकोडोंट आर थॉट टू बी कॉमन एंसेस्टर।
थीकोडोंट, कॉमन एंसेस्टर टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अच्छा वही जो लीनियज वाला, देखो दो दो क्वेश्चन सर ने डाला था इवोल्यूशन का, वही लीनियज वाले से। एक का आंसर एम्फीबियन था, जो लोब फिन्स वाला कुछ देखे थे हम लोग, है ना। और ये वाला क्या है, मैमल्स, मतलब ये जो क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड्स, ये तीनों इवॉल्व किससे होते हैं, थीकोडोन से। मैमल्स का एक क्या तो है, कुछ तो है यार मैमल्स का, जो एनसीईआरटी में राइट साइड में दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है, लीनियज वाला। तो इसका भी क्वेश्चन आता है, मैमल्स वाला भी। और इन तीनों का तो ठीक है थीकोडोंट वाला, लेकिन थीकोडोंट के बाद और एक लीनियज आता है, उसके बाद और इवॉल्व होता है, वो सब भी मतलब ठीक है, पूछ सकता है, लेकिन कभी पूछा नहीं है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेज नंबर 139 फिगर 7.1 देखिए। तो अगर आप थीकोडॉन की लीनिएज को अगर आप ट्रेस करेंगे तो थीकोडॉन की लीनिएज में ही एक तरफ आपको क्रोकोडाइल दिखेंगे, फिर डायनासोर्स और बर्ड्स। डायनासोर्स इवॉल्वड इनटू बर्ड्स। सो ये जो पूरी जो कॉमन एंसेस्टर आप देख रहे हैं थीकोडॉन, ये अगर आप उस क्लेडोग्राम में देखें तो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और डायनासोर्स के का जो कॉमन एंसेस्टर है वो थीकोडॉन होना चाहिए। अगर आप इधर देखेंगे मैमल्स की तरफ तो पेलिकोसॉर्स और थेराप्सिड्स। सो एक्चुअली थेराप्सिड्स इवॉल्वड इनटू मैमल्स। सो आई विल स्ट्रांगली एडवाइस यू कि ये जो दो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसी फ्रेमवर्क में इन दोनों डायग्राम्स को तैयार कीजिए। थेराप्सिड सर जो बताया ना मैमल्स के लिए, ठीक है, दिया हुआ है। अब मैं क्या बुक मार्क की हूँ, ये क्यों बुक मार्क है। अ मेल कैन बी इनफर्टाइल इफ, ठीक है, इसका आंसर मेरे को पता नहीं था, पर क्यों। द स्पर्म काउंट इज लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन। कितना होता है यार, द स्पर्म काउंट कितना होता है, मतलब नॉर्मल केस में कितना होता है वो भी याद नहीं क्या मेरे को। क्या मिलियन तो दिया है एनसीईआरटी में, 203 मिलियन कुछ दिया है क्या, लेकिन वो क्या दिया हुआ है, हाँ इतना ही, यही तो दिया हुआ है। स्पर्म काउंट दिया है नॉर्मली, और अगर 20 मिलियन से कम हो गया है ना, 200 से 300 से डायरेक्ट 20 हो गया, 20 मिलियन, तब मेरे को यार अच्छे से याद नहीं 200 300, लेकिन मेरे को लग रहा है यही डाटा है, ठीक है। अब 20 मिलियन हो गया तो इनफर्टाइल है, ठीक है, याद रख लें। इसमें 75% ये सब दिया हुआ है, वो नहीं होगा आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। जो मेल फर्टिलिटी है वो प्राइमरी स्पर्म काउंट पे डिपेंड करती है और कम से कम 20 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमन स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर इससे कम है और स्पर्म्स प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया एंड इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। सो देखिए मॉर्फोलॉजिकल नॉर्मल जो नंबर है वो एटलीस्ट 60% का होना चाहिए, और अगर हम देखें विगरसली मोटाइल तो एटलीस्ट 40% होना चाहिए। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन ऑफ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग कोइटस। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें 60% होना चाहिए, थर्ड वाले में 40% होना चाहिए। और ये तो कोई है नहीं, फोर्थ वाले से तो इनफर्टाइल का कोई वो नहीं है यार। अब क्या है, अब देखते हैं शुरू से। A major disadvantage of external fertilization, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या होना चाहिए, हाई थ्रेट हाँ देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जैसे मान लो वाटर में हो रहा है एक्सटर्नल के लिए, तो वाटर ज़रूरी है, एम्फीबिया का ही सोच लो। तो हाई थ्रेट ऑफ प्रोजेनी फॉर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड, ठीक है। अब सेकेंड, यूका प्लांट पॉलिनेटेड बाई मॉथ, म्यूचुअलिज्म ज़रूरी है। अब देखो मॉथ में थर्ड वाला कोई तुरंत देख के अरे मॉथ तो दिख रहे हैं, फर्स्ट में भी तो मॉथ है भाई, है ना, मॉथ तो दोनों में है। अब ऐसे में सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बच गई, ठीक है। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म मॉथ होता है, मतलब कि है ना, ऑब्लिगेटरी होता है ये, क्योंकि मॉथ जो है अपना जो 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 क्या करता है यार, मॉथ कुछ तो करता है ना यूका प्लांट में, अपना मॉल्टिंग वगैरह, मतलब अपना जो भी पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, सेकेंड, मतलब एंडोस्पर्म इज़ यूजुअली कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, तो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड किस में होता है,
अब देखो कंप्लीटली कंज्यूम्ड के बाद लास्ट लाइन नहीं पढ़ोगे तो गलती तो कर ही दोगे, लेकिन ऑप्शन चारों देखोगे तो गलती नहीं करोगे, है ना। तो ऐसी गलती, ऐसी सिली मिस्टेक ऐसी होता है भाई, जल्दी जल्दी बनाना रहता है वहाँ पे। अब बस एंडोस्पर्म यूजुअली कम्प्लीटली कंज्यूम्ड पढ़ा, ऑप्शन देखा, दिख गया कोई भी एक ऑप्शन, अरे बी तो दिख रहा है, डाइकॉट में तो पूरा कंज्यूम होता है, लेकिन बीन भी तो है, वो भी तो देखो, मतलब तुम गलत क्वेश्चन पढ़े हो, है ना। तो बच सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पे बच जाते हैं, कहीं कहीं पे जाता है अपना भी। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट बोला है, ठीक है। एक्सेप्ट तो मतलब कि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, लेकिन किस में नहीं होता है, तो पी, बीन और ग्राउंड नट, ये तो फिर किस में आता है सब, मतलब इस डाइकॉट है ना, सब इसमें तो कंज्यूम्ड हो जाता है, क्योंकि डाइकॉट में कंज्यूम्ड हो जाता है और मोनोकॉट में कंज्यूम्ड नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन कैस्टर जो है वो एक डाइकॉट है, ऐसा ही तो कुछ है क्या, मेरे को यहाँ भी याद नहीं आ रहा है अब, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जहाँ पे वहाँ पे दिया ना मोनोकॉट डाइकॉट, किस में दिया, मॉर्फोलॉजी में ही दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है ना, एल्यूरॉन लेयर वाला, जहाँ पे मतलब मोनोकॉट का इतना बड़ा डायग्राम, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे ना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइकॉट वाले में लिखा कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, उसका एक्सेप्शन क्या है, डाइकॉट का एक्सेप्शन ऑर्किड और कैस्टर, दो चीज़ तो पढ़ते हैं यार, ऑर्किड क्या है और कैस्टर क्या है। कैस्टर शायद मेरे को लग रहा है कि डाइकॉट है ना, ये डाइकॉट है लेकिन एक्सेप्शन है, तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। और अगर मोनोकॉट में कम्प्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होता है, लेकिन ऑर्किड जो होता है उसमें कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, ऐसी कुछ है। देखो मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जाके पढ़ लेना, ठीक है। मैं हो सकता है मैं उल्टा बोली होंगी। अब द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू दी, इसको क्या करें इसको, कॉमन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ऑप्शन 2 कैस्टर इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम कर सकता है सीड मैच्योरेशन से पहले, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं पी, ग्राउंडनट और बीन्स, या वो परसिस्ट कर सकता है मैच्योर सीड में, कैस्टर और कोकोनट आंसर दिया हुआ है, और तब इसको इस्तेमाल किया जाता है सीड जर्मिनेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार कैस्टर के साथ साथ कोकोनट भी सर ने बता दिया एक तो, ठीक है, तो भी याद रखना। द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू दी, सेमिनल वेसिकल का डक्ट ओपन होता है यार, इपिडिडाइमस तो नहीं होता ना, इपिडिडाइमस तो पहले RV-EV याद रखना, RV-EV ट्रिक है, ठीक है। RV मतलब कि रिटिटेसिस के बाद वास, V मतलब वॉस और इफरेंसिया, हम लोग को पता है कि इफरेंट और एफरेंट ऐसा टाइप का, तो इफरेंसिया पहले आता है ना, तो RV फिर इपिडिडाइमस, ई से ही इपिडिडाइमस है, तो पहले रिटिटेसिस फिर वॉस इफरेंसिया फिर इपिडिडाइमस फिर RV-E के बाद V मतलब वास डिफरेंसिया, है ना। इसमें सेमिनल वेसिकल तो उधर साइड पे रहता है यार, डायग्राम में भी याद आ रहा होगा ना। तो इसमें बोल रहा है कि डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल ओपन्स इनटू द इज़ोक्लेटरी डक्ट, या फिर वास डिफरेंस, बड़ा कन्फ्यूज़न है। हाँ ये वाला क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूज़न है। देखो थर्ड और फोर्थ में ना, फोर्थ ऑप्शन क्यों जाएगा, थर्ड क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इज़ोक्लेटरी डक्ट और वास डिफरेंस, मेरे ख्याल से ना वास डिफरेंस, अरे वास डिफरेंस तो ये जाता है, फिर उसके बाद ना वहाँ पे अच्छा ठीक है, इसको याद रखना, मतलब कि जो डक्ट बनता है ना सेमिनल वेसिकल जहाँ पे खुलता है, तो वो वाला डक्ट कौन सा रहता है, इज़ोक्लेटरी डक्ट रहता है, इज़ोक्लेटरी नहीं, वास डिफरेंस का डक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद इज़ोक्लेटरी डक्ट स्टार्ट होता है पूरा, फिर यूरेथ्रा वगैरह, मतलब कि आगे जो स्ट्रक्चर दिखता है उसमें होता है। देखो 27% लोग बस सही किए हैं, क्योंकि उन लोग इस क्वेश्चन को पहले किए थे, इसलिए मैं भी की थी इसलिए। अब देखो एट व्हाट स्टेज द फॉलिकुलर डेवलपमेंट डज द प्राइमरी oocyte
कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न। तो फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल ही रहता है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल टर्शरी ही रहता है, याद रखना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देख लेते हैं अगर तुम बोलते हो। ऑप्शन 3 टर्शरी फॉलिकल इज द करेक्ट आंसर। तो टर्शरी फॉलिकल स्टेज में जो प्राइमरी oocyte शुरू में था वो अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। ये डिवीजन अनइक्वल है एंड एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म रिलीज करता है एप्लॉइड सेकेंडरी oocyte जो शुरू कर देता है मियोसिस 2 और मेटाफेज 2 पे जाके अरेस्ट हो जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब जल्दी जल्दी करते हैं यार। छठवां तो देख लिया था, सातवां क्या है, जो द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेड इन पेशेंट्स टाइम, रिसेसिव ट्रेड, ठीक है, रिसेसिव बोल रहे मतलब दूसरा तीसरा चौथा है, डोमिनेंट है पहला। येलो पॉड, पॉड में देखो जब हम लोग खाते हैं ना, पॉड मतलब छिलका जो होता है उसको खाते हैं तो हम लोग ग्रीन ग्रीन वाला जो खाते हैं वो डोमिनेंट हुआ ना भाई। अब आठवां स्टार सिंथेसिस, ये तो देख लिया था ना। अब फीमेल विथ नॉर्मल, ये सब का ये सब कर सकते हैं यार इसको, ये कोई वो वाला बात नहीं है, ठीक है ना। अब इन यूकैरियोटिक कर लेना यार, देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बना के देखने में। इन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 का मतलब देखो एनसीईआरटी में पहले दिया है 3, फिर उसके बाद 1 दिया, फिर 2 दिया। 2 मतलब एमआरएनए के लिए, एमआरएनए या फिर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए ट्रांसक्राइब करने के लिए होता है, तो पहला आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है, यहाँ पे तो 2 पूछ लिया, 3 पूछेगा जो बहुत ज़्यादा बनाता है आरएनए को, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कुछ जो 5S आरएनए को नहीं बनाता, उसको आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 1 टीआरएनए को भी बनाता है, ट्रांसक्राइब करता है मतलब कि। तो टीआरएनए वाला पूछेगा तो 1 आएगा, है ना, और आरएनए वाला मोस्टली पूछेगा तो 3 आएगा। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग, ये तो देख लिया था। द ह्यूमन जीनोम, द क्रोमोसोम विथ मोस्ट एंड लिस्ट पूछ रहे हैं यार, मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे मोस्ट एंड द लिस्ट, मोस्ट एंड द फ्यूएस्ट जीन लोकेटेड ऑन द, फ्यूएस्ट तो वाई में और जब सबसे ज़्यादा पहला में, ठीक है। वो रिजल्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्सेप्ट 4th है थॉर्न, मतलब कि कन्वर्जेंट रिजल्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है 1 2 3 और 4th वाला जो है वो डाइवर्जेंट का है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही सब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला आई और वो देखने के ही तो काम आ रहा है यार, काम मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए। ओरिजिन डिफरेंट है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, काम सेम, ओरिजिन डिफरेंट कैसे है, एक तो स्टेम का मॉडिफिकेशन, एक रूट का मॉडिफिकेशन, सेकेंड वाला स्टेम, फर्स्ट वाला रूट, ऐसे ही कुछ तो है ना। और थर्ड वाला क्या है, फ्लिपर किस काम आता है यार, फ्लिपर तो ये सेम काम तो सेम ही करेगा ना, इसलिए कन्वर्जेंट है 1 2 3। 4th वाला डाइवर्जेंट है क्योंकि ओरिजिन सेम है। थॉर्न, थॉर्न एक्सियल क्या, तो एक्सिलरी नहीं यार, जहाँ से भी निकलता है थॉर्न। अब क्या है 14, फाउंडर डिफेक्ट एंड जेनेटिक बोटलनेक इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो मैं क्या करती हूँ, अब ना मैं आगे बढ़ाते जाती हूँ, ठीक है, आंसर देख लेना एक एक बार क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है, ठीक है। मैं पढ़ूँगी नहीं, बस मन में पढ़ूँगी और फिर आंसर देख लूँगी, ठीक है।
एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। रैंडम मैटिंग का मतलब रैंडम मैटिंग नॉर्मली होता ही है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करो या मतलब नेचुरल जो है वो रैंडम मैटिंग ही होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्ट पूछा है मतलब ये अफेक्ट नहीं करता है, नॉर्मल मतलब रैंडम मैटिंग होना ही चाहिए। नॉन डिसजंक्शन का मतलब सेग्रीगेट नहीं हो पाता है, ये होता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, ठीक है।
तो जितना क्वेश्चन मतलब कि जो सही क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी बन गया था मेरे से, उसको मैं मतलब टाइम बचाने के लिए अभी जल्दी जल्दी कर दी हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई, फिर से रिव्यू मतलब देख लेना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि जितना भी टेस्ट दी हूँ उसको